30 साल तक टेक इंडस्ट्री में वेरियस लीडरशिप पोजीशंस पे काम करने के बाद सडनली एक दिन मैंने जॉब छोड़ दिया अपने पीक ऑफ द करियर में, क्योंकि मैं चाहता था कि एक नई लाइफ बिल्ड करूं। ऐसे तो जब मैंने जॉब छोड़ा तो मैंने सोच लिया था कि मैं एक लीडरशिप कोच बनूंगा, लीडरशिप कंसल्टेंट बनूंगा, मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, जहां मुझे फ्रीडम रहे कि जो मैं करना चाहता हूं करूं, जहां मुझे फ्रीडम मिले कि जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो नहीं करूं। और जब मैंने ये सोचा कि मैं अब लीडर्स को कॉर्पोरेट में किस तरह से हेल्प करूं, तो सबसे पहले ये ध्यान आया कि सारे लीडरशिप लेसन्स बहुत सारे जो होते हैं वो थिएटर से आते हैं। तो मैंने बेंगलोर में एक थिएटर स्कूल ज्वाइन किया कुछ महीने के लिए, और उससे ये फायदा मिला, जो मेरे ऊपर सारे मास्क आ गए थे 30 साल में कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब दूर हो गए और मैं वापस उत्कर्ष बन गया। और उसके बाद अंदर से इच्छा जागी कि अधिकतर इंडियंस के दो पैशन होते हैं, क्रिकेट या फिर बॉलीवुड या फिर दोनों। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब थिएटर से कुछ सीखने के बाद मुंबई जाऊं और बॉलीवुड में लक ट्राई करूं। ये तो मेरा सौभाग्य था कि विद इन 1 ईयर मैं जॉन अब्राहम की सुपरहिट मूवी बाटला हाउस में जज का रोल मुझे मिल गया, जिसे कि आप मूवी के अंतिम 30 मिनट में आप मुझे देख सकते हैं। डॉक्टर केविल एशडेमैन, जो कि सैन फ्रांसिस्को के साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि जितनी भी डिस्टेंट, जितनी भी दूर या अलग आपकी हॉबी होगी, उतना ही आपके वर्क परफॉर्मेंस पे इसका प्रभाव पड़ेगा, और ये अच्छी तरह से पड़ेगा। और वो चीज़ जो है मैंने अनुभव किया कि एक टेक इंडस्ट्री से निकल करके जब मैं बॉलीवुड एक क्रिएटिव इंडस्ट्री में गया तो वहाँ मेरी आंखें काफ़ी खुली रह गई और वहाँ काफ़ी नए नए तरह के एक्सपीरियंस मिले। जब मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस के सामने लाइन लगा के खड़ा होता था इंट्रोडक्शन या ऑडिशन के लिए, तो जो कास्टिंग असिस्टेंट होते थे वो बहुत कोई आईटी इंडस्ट्री से, मेडिसिन से, फाइनेंस से, रिटेल से निकले हुए होते थे, जिन्हें कि मारे बांधे पढ़ा तो दिए गया था ये फील्ड, लेकिन उनका पैशन जो था वो क्रिएटिव साइड में था, तो वो कास्टिंग में आ गए थे। और फिर कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया कि अगर आपको बॉलीवुड में कुछ करना है तो आपको एक्टिंग स्किल्स सीखनी होगी। तब मैंने एक एक्टिंग स्कूल में एनरोल किया, जहां की 5 महीने का कोर्स था, और उस क्लास में सारे के सारे स्टूडेंट्स जो थे वो करीब करीब मेरे आधी उम्र के थे। और जब मैं वहां रहना शुरू किया तब मैंने देखा कि ये इंडस्ट्री जो है इज फुल ऑफ टैलेंट। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, FTII और बहुत सारे एक्टिंग स्कूल से अच्छे खासे वेल टैलेंटेड एक्टर जो हैं वो एक ब्रेक के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें एक अच्छी मूवी में अच्छा रोल मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो रोल मुझे विद इन 1 ईयर मिला वो उनको सालों साल तक वो उसका इंतजार करते रहते हैं, और तब भी वो मोटिवेटेड रहते हैं। इन सबको देख करके मुझे लगा कि जो टेक इंडस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट जॉब है, वो काफ़ी इजी है, और लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं के सामने मुझे काफ़ी छोटी लगी। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, जहां कि मैं आपको 4 लेसन्स बताऊंगा, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, जिससे कि आप लोग जो हैं वो 4 लेसन्स एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं, और अपने कॉर्पोरेट प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू प्लीज डू इट। और आप मेरा दूसरा वीडियो भी देखिए, 7531 रूल, अप्लाई इट फॉर योर करियर ग्रोथ। पहला, हाउ आई फेस द कैमरा द फर्स्ट टाइम एंड एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो सारी इंडस्ट्रीज में इंपैक्ट ला रही है, और सारे प्रोफेशनल्स को लगता है कि जितनी तेजी से नए नए पैकेज आ रहे हैं, जितनी तेजी से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनके पास ना तो उतना समय है और ना ही उनको समझ में आ रहा है कि किस पे वो फोकस करे और किस पे नहीं करे, और जिसके के कारण जो है वो अधिकतर समय परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, और उनको लगता है कि उनके जो करियर है वो ज़्यादा आगे अच्छे से नहीं बढ़ पाएगा। फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग में जब मैं सेट पे पहुंचा तो सबसे पहले मुझे वैनिटी वैन में बैठने को कहा गया। वहां मुझे जज के कपड़े दे दिए गए और हल्का सा मेकअप करा दिया गया, और एक स्क्रिप्ट राइटर जो थे वो आए और उन्होंने मुझे 20 पेज का स्क्रिप्ट दिया। बोला पहले 2 दिन ये 20 पेज चलेगा और फिर बाद के 2 दिन अगला 20 पेज चलेगा, और आप इसको पढ़ लीजिए कि कहाँ कहाँ आपका क्या क्या डायलॉग है, और उस तरह से आप बोलिएगा। फिर वो कास्टिंग असिस्टेंट आई और उसने कहा कि जब आपका समय आएगा तब हम आपको ले करके सेट के अंदर ले जाएंगे, और तब आपकी जो है शूटिंग शुरू होगी।
जब मेरा समय आया तो मैंने देखा कि जो सेट बना था वो एक गोडाउन के अंदर बना था, और जहां मैं कोर्ट रूम के अंदर घुसने लगा तो वो कोर्ट रूम एकदम रियल सा बना हुआ था, और कहीं से नहीं लग रहा था कि ये जो है गोडाउन है, बल्कि ये एक कोर्ट रूम था। और मेरे अंदर की धुक धुक जो है वो काफी बढ़ने लगी कि मैं ये कहाँ आ गया। एक टेक इंडस्ट्री में अच्छी खासी नौकरी थी, और अब मैं यहाँ पे इस क्राउड को मैं फेस करूंगा, और ये जो पूरा सेट है ये मेरे लिए एकदम नया है। जब मैं जज की टेबल और चेयर के पास पहुंचा और चेयर के ऊपर हाथ रखा, तब देखा कि अरे ये जो चेयर है ये तो मेरी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर वाली चेयर है। उस चेयर को मैं छुआ और उसके ऊपर बैठा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस अपने पुराने जॉब में आ गया हूं। ये मैं हूं, एक हाई अथॉरिटी फिगर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, और सामने जो सारे लोग बैठे हैं ये मेरे टाउन हॉल के लिए बैठे हैं, और जो प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जॉन अब्राहम वगैरह जो सब खड़े हैं, ये लोग जो हैं मेरे डायरेक्ट रिपोर्ट हैं। अचानक मेरे अंदर जो है बॉस वाली फीलिंग आने लगी, हाई अथॉरिटी की फीलिंग आने लगी। और फिर जब वो मुझे बताते थे कि इस पेज में ये सीन होगा, उस पेज का वो सीन होगा, और तब मैं उसी हाई अथॉरिटी के साथ एक्ट करने लगा। निखिल आडवाणी जो डायरेक्टर थे और जॉन अब्राहम जो लीड एक्टर थे, उन लोगों को थोड़ा सा नर्वसनेस था कि ये इनकी पहली मूवी है, ये किस तरह से कर पाएंगे। और एक्टिंग स्कूल में मुझे ये बता दिया गया था कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो सेट से ही आपको निकाल दिया जाएगा और कोई और आदमी को जज बना करके बैठा दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता गया वो लोग और खुश होते गए और मुझे एनकरेज करते गए। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि आप रिफ्लेक्ट कीजिए। बहुत बार जो इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी और पैकेज आते हैं, उनका जो कोर सिद्धांत होता है, कोर प्रिंसिपल होता है, वो सेम होता है। तो आपको वो प्रिंसिपल समझना चाहिए जिससे कि आपको कोई भी नया पैकेज आए तो उसको समझने में जो है आपको कम समय लगे। अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, जनरेटिव एआई से रिलेटेड हो, क्लाउड से रिलेटेड हो, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड हो, इन सब के एक फंडामेंटल होते हैं, आप फंडामेंटल समझिए। जिस तरह से कि मैंने जो हाई अथॉरिटी रोल अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरह से करना चाहिए, वो फंडामेंटल हाई अथॉरिटी रोल को मैंने एज्यूम करके वहां पे अपने बॉलीवुड के सेट पे मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, जो कि सक्सेसफुल हो गया। दूसरी लर्निंग है जॉब इनसिक्योरिटी। हर समय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों को यह डर रहता है कि कब उनका ले ऑफ हो जाएगा, कब उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा और थोड़े समय बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा। और वो इस फियर के साथ जो है सालों साल चलते रहते हैं, और जब उनका ले ऑफ हो जाता है तो उसके बाद उनके अंदर डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यू भी आते हैं कि उनको नई जॉब मिलने में मुश्किल होती है। और वो कुछ महीने या कुछ साल बाद जब उन्हें मिल जाती है तो उसके बाद भी उन्हें ये डर बना रहता है कि कहीं नई जॉब से भी उन्हें निकाल तो नहीं दिया जाएगा। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि बॉलीवुड में जॉब सिक्योरिटी के नाम की कोई चीज नहीं है। हर कोई जो है एक प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आते हैं और काम करते हैं, और उनको ये पता नहीं रहता है कि सेकेंड प्रोजेक्ट उन्हें कब मिलेगा। बहुत सारे एक्टर्स जो हैं उनसे मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे महीने में 2 या 3 दिन का भी काम मिल जाए तो मेरे महीने का खर्चा चल जाता है। और हम लोग की सारी ये इच्छा होती है कि हमें 30 दिन सेट पे रहना हो, जिससे हमें काफी कुछ काम मिले। तो उनके अंदर जो है वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी रहेगी, लेकिन वो हमेशा जो है अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहते हैं, एक नेटवर्क बनाए रहते हैं, एक रीच आउट करते रहते हैं कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आए तो वो क्या वहां फिट हो सकते हैं कि नहीं। चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कास्टिंग असिस्टेंट हो, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो, चाहे वो सेट के से एसोसिएटेड लोग हो, सारे लोगों का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, प्रोजेक्ट बेस पे जॉब रहती है। जब मैंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया तो इनिशियल फ्यू डेज में ही इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अगर किसी को भी मुंबई में सरवाइव करना है तो एक्टिंग के अलावा उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। और यही मैं और वीडियोस में भी कहता हूं कि अब सारे प्रोफेशनल्स के पास ये समय आ गया है कि वो मून लाइटिंग करें, और मून लाइटिंग भी लीगल वे में करें, क्योंकि उनके पास जो है 8 या 9 घंटे का जो है वही समय उस कंपनी को देना होता है। और या तो अपनी हॉबी को, वो एक पैशन को वो जो है मनी अर्निंग बिजनेस बना ले, या फिर अपने जो वर्क है और अपने स्किल से रिलेटेड कुछ और काम करे जिसे
इलीगल वे में भी आप मून लाइटिंग कर सकते हैं, तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपको रखनी पड़ेगी। तो आपके पास, जैसे कि बॉलीवुड में लोग करते हैं, उनके पास हमेशा दो सोर्स ऑफ इनकम रहता है, क्योंकि ये जो एक्टिंग है या जो मूवी प्रोजेक्ट है ये बड़ी टेम्पररी है, इससे कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि एक कैश फ्लो प्रोवाइड करे, उसी तरह आपको भी एक डबल सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए। तीसरा, विजिबिलिटी एंड ग्रैबिंग आई बॉल्स। अधिकतर प्रोफेशनल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो मीटिंग में ठीक से नहीं बोल पाते हैं। जब भी कोई विजिट होता है सीनियर मैनेजमेंट का, जब भी कहीं उन्हें कुछ सही समय पे कुछ बोलना होता है, प्रेजेंट करना होता है, वो घबरा जाते हैं, वो कोई अपना अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते हैं, और लैक ऑफ विजिबिलिटी के कारण जो है उनका करियर जो है आगे बढ़ नहीं पाता है। एक्टिंग कोर्स में ये साफ साफ बता दिया गया था, चाहे आप कितने भी ग्रेट एक्टर हो, चाहे आपके पास कितनी भी पास सक्सेसफुल मूवी हो, पूरे एक्टिंग लाइफ जो है एक्शन और कट के बीच में आपने कैसा परफॉर्म किया वही मैटर करता है। तो उसी तरह प्रोफेशनल्स, अगर आप कितने भी टैलेंटेड हो और कितना भी अच्छा रिजल्ट दिया हो, जब भी आपको मौका मिले प्रेजेंटेशन का, मीटिंग का या सीनियर मैनेजमेंट की विजिट का, आप अपने आप को विजिबल बनाएं, आप उस समय एक्ट करें, कंट्रीब्यूट करें और इनपुट्स दें, जिससे कि उन्हें पता चले कि हाँ आप एग्जिस्ट करते हैं, और उस विजिबिलिटी के साथ ही जो है आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात जो एक्टिंग स्कूल ने ये बताई थी कि रिहर्स बहुत करना पड़ता है। यहां तक कि अगर कोई ऑडिशन स्क्रिप्ट आए या कोई भी एक्टिंग की स्क्रिप्ट आए, हम लोगों से कहा गया था उसे 40 बार मन में पढ़िए, तभी आप इंटरनलाइज कर पाएंगे कि ये जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड से फिर डायलॉग निकलेंगे। उसी तरह प्रोफेशनल्स, जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, या आपका इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन हो, या कोई सीनियर मैनेजमेंट की विजिट हो रही हो, यू हैव टू प्रिपेयर। आप एक्सटेम्पोर जाकर के जो है वो कोई भी इंप्रेशन नहीं डाल सकते हैं, और उसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी विजिबिलिटी निगेटिव हो सकती है। तो इसीलिए आपको अच्छा होगा कि आप भी रिहर्स करिए, और उसके कारण जो है आपकी विजिबिलिटी जो है एक पॉजिटिव बनेगी और आप अपने करियर में आगे बढ़ सकेंगे। चौथा, टीम डायनामिक्स। बहुत सारी कंपनियों में जो होता है, टीमिंग के अंदर इश्यू होते हैं, काफी फ्रिक्शन होता है, इंटरपर्सनल चैलेंजेस होते हैं, और बहुत बार जो होता है अगर किसी एम्प्लॉय को उनकी मर्जी के बिना निकाल करके दूसरी टीम में डाल दिया जाए, तो उसको कंप्लेन होती है कि वो पुराना टीम अच्छा था, या नई टीम मेंबर्स जो है मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और इस तरह के कारण बहुत बार कॉर्पोरेट्स को टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, टीम बिल्डिंग वर्कशॉप्स करने पड़ते हैं। लेकिन बॉलीवुड में टीमिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। वहां पे एक प्रोजेक्ट रहता है जहां पे सारे इंडिविजुअल्स आते हैं और उसी समय वो एक टीम फॉर्म करते हैं और उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अगर वो इसको एग्जीक्यूट सक्सेसफुली करेंगे तो उनके रेज्यूमे बेटर होगा और उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी और उनको नया प्रोजेक्ट मिलने में फायदा होगा। तो ऐसी क्या बात है कि बॉलीवुड का प्रोजेक्ट जो काफी डायनेमिक होता है उसमें टीमिंग ज्यादा अच्छे से हो जाती है, और जो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उतने डायनेमिक नहीं होते हैं, क्योंकि आप जो है वर्जन नंबर 1, वर्जन नंबर 2, वर्जन नंबर 2.2, 3.0 इस पे काम करते हैं, जहां बहुत बार इंक्रीमेंटल रहता है और वो टीम जो है बहुत सालों में आपके साथ रहती है। और कभी कभी अगर नया प्रोडक्ट भी बनना होता है, नया प्रोजेक्ट भी होता है, तो कुछ एग्जिस्टिंग टीम मेंबर और कुछ नए टीम मेंबर मिलकर काम करते हैं। लेकिन बॉलीवुड के प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग नए होते हैं, लेकिन उनका केवल एक लक्ष्य होता है कि टीम को सक्सेसफुल बनाना है, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप अपने पर्सनल गोल को टीम गोल के साथ अलाइन कीजिए, टीम को सक्सेसफुल बनाने में कंट्रीब्यूट कीजिए, जिससे कि आपका पर्सनल गोल जो है वो भी जो है सक्सेसफुल रहे और वो भी मीट कर सके। बहुत बार जो डिसफंक्शनल टीम होती है कॉर्पोरेट में, वो इसलिए होती है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो टीम गोल से ऊपर हो जाता है, और जिसके के कारण जो है फ्रिक्शन होने लगता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो एक्टर्स होते हैं या फिर कास्टिंग असिस्टेंट होते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं या कैमरामैन होते हैं, वो सब लोग काफी पढ़ते हैं, काफी वॉच करते हैं, काफी ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि वो अपनी स्किल्स को जो है वो काफी इंप्रूव करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो लोग एब्स्ट्रैक्ट बहुत करते हैं अपनी स्किल, तो वो जब उस स्थिति में रहते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस और पास्ट एक्सपीरियंसेस से, तो जब वो मूवी में कोई नई शूटिंग हो रही हो या कोई नया सीन हो रहा है तो वो उसके अंदर सबमर्ज हो जाते हैं।
और उसी तरह आप जो प्रोफेशनल हैं वो आप लाइफ एक्सपीरियंसेस गेन करिए, और जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो टीम डायनेमिक्स हैं आपके हॉबी क्लास में या आपके फ्रेंड सर्किल में या रिलेटिव्स में या आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या किसी और चीज़ों में भी जहां आप एक दूसरे से मिलते हैं, या फिर आप पढ़ाई से या वीडियो से, उन सब चीज़ों से आपकी लर्निंग काफ़ी इंप्रूव होएगी, और तब आप जो है दूसरे के साथ बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे और बेटर टीम डायनेमिक्स में आप अपने आप को अच्छे से फिट कर पाएंगे। तो प्रोफेशनल्स, आपने देखा कि एक क्रिएटिव इंडस्ट्री बॉलीवुड जो है वो एक डिफिकल्ट इंडस्ट्री है, लेकिन वो हमें काफ़ी कुछ समझाती है, और उन 4 चीज़ों को मैं आपके सामने अभी पेश किया हूँ, जिससे कि आप लोग जो है अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इस चीज़ों को अप्लाई करके अपना लाइफ और अपना करियर बेटर कर सकें। I hope you like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.